वंदे मातरम साथियों। आज की क्लास में हम बात करेंगे दो लिपियों पर। संक्षिप्त क्लास है, परंतु इस संक्षिप्त क्लास में, छोटी सी क्लास में से आपको एक क्वेश्चन मिलने वाला है। एक क्वेश्चन 100% मिलेगा। अभी अपनी 12 मार्च 2021 को जो टेक्निकल एजुकेशन में, जिसमें सेम डिटो हमारा सिलेबस था, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा थी, इसमें यहाँ से एक क्वेश्चन आया है। आगे भी अपनी जो परीक्षा होगी अभी जो 22 सितंबर को, इसमें भी यहाँ से क्वेश्चन है। छोटा सा है बिल्कुल, परंतु यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। आज हम बात करेंगे मुड़िया लिपि की और देवनागरी लिपि की। तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? हम बात करते हैं मुड़िया लिपि की। मुड़िया लिपि है, इस लिपि का प्रयोग कब हुआ है? 16वीं सदी से 1950 तक। कब? 16वीं सदी से 1950 तक राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र आदि क्षेत्रों में किया जाता रहा। धीरे धीरे इसका क्षेत्र क्या है, कम हुआ है साथियों। 16वीं सदी में प्रारंभ हुई, 1950 तक मुख्यतः इसमें क्या है कि उपयोग होता रहा, परंतु धीरे धीरे आगे क्या हुआ, धीरे धीरे आगे इसका प्रयोग है वो कम होता गया 1950 के बाद। देखिए इसकी उत्पत्ति कहां से होती है? तो व्यापारी अथवा महाजन वर्ग है, ये क्या करते थे, किसी को भी अपना हिसाब किताब रखते थे बही खातों में, और किसी को लेन देन करते थे उसको स्पष्ट तौर पे नहीं लिखते थे। यानी ये न तो सिरो लिखा रेखा लगाते थे, न अक्षरों की बनावट थी, कोई मात्रा वगैरह लगाते थे। ये क्या है कि ये जैसे ही अक्षर कैसे लिखते थे, इस तरह से लिख देते थे, इस तरह से। यानी इनका लिखने का तरीका इस तरह से रहता था कि बिना पेन उठाए, क्या करें, बिना पेन उठाए ये लोग लिख देते थे। और इसमें क्या है कि अक्षर मुड़े हुए रहते थे। एक तो अशुद्ध लिपि होती थी, मुड़े हुए अक्षरों का प्रयोग होता था। मुड़िया लिपि क्यों कहा जाता है? अक्षर मुड़े हुए होने के कारण। क्या है? अक्षर मुड़े हुए होते थे। जैसे अपने मानिए कि अपने देखें कि देवनागरी लिपि है और अपनी जो मुड़िया लिपि है, इसमें जैसे अक्षर है ये लिखा जाता था, इसमें जैसे ये है, इस तरह से अक्षर लिखते थे। इसको लय बोलते हैं, इसको लय बोलते हैं, लय। इनको बोलने का उच्चारण नहीं था, ये मुड़िया थी। कौन सा था? मुड़िया अक्षर था, यानी इसको लय बोलते हैं। जैसे अपने इसको लिखें कि ऐसे लिखें कि गाल। गाल क्या है? गाल हमारे जो ये चेहरे का ऊपरी हिस्सा है, इसको गाल कहते हैं। और इसी को ऐसे ही लिखा होता है, ऐसे मुड़िया लिपि में, तो इसको क्या लिखते हैं, इसको गाल। गाल यानी गाली देना, अपशब्द बोलना, ये कहलाते थे इसमें। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि मुड़िया लिपि है, उसमें अक्षर मोड़े जाते थे, मोड़ के उपयोग होते थे अक्षरों के। लिपि कहते किसको है? लिपि उसको कहते हैं जब भाषा को, यानी हम मौखिक जो भाषा होती है, इसको लिखित रूप में व्यक्त करते हैं। किनके द्वारा? प्रतीकों के द्वारा, चिन्ह के द्वारा, अक्षर के द्वारा जो लिखित रूप में उकेरते हैं, वही क्या है, वही लिपि है। तो यहाँ मुड़े हुए अक्षरों का प्रयोग, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मुड़िया लिपि। और इसको क्या है, मुड़िया लिपि मुड़े हुए अक्षरों के कारण। महाजनी लिपि इसको क्या कहते हैं? इसमें महाजनी लिपि इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें महाजन लोग, या बणियावाटी लिपि कहते हैं क्योंकि बणिया लोग इसका प्रयोग मुख्यतः करते थे। अपने को ये ध्यान रखना है कि कहीं कहीं इसको कामदारी लिपि भी कहते हैं। कामदारी लिपि क्यों कहते हैं? कामदारी लिपि इसको इसलिए कहा जाता है साथियों क्योंकि इसका प्रयोग मुख्यतः क्या है, न्यायालयों व कार्यालयों में होता था। न्यायालयों व कार्यालयों में इसका उपयोग होता था, तो इसको कामदारी लिपि भी कहते हैं। ये ध्यान रखना है, इस पे हमें गौर करना है। इस लिपि का आविष्कारक कौन था? इस लिपि का आविष्कारक था वो टोडरमल था। ये क्वेश्चन अपने पूछा गया था। देखिए मुड़िया लिपि के इतने ही क्वेश्चन मिलते हैं जो आपके सामने दिख रहे हैं, बिल्कुल छोटी सी हैं, परंतु यहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं। अपनी जो टेक्निकल एजुकेशन का पेपर था उसमें यही पूछा गया था कि मुड़िया लिपि का आविष्कारक किसको माना जाता है? तो टोडरमल। टोडरमल कौन था? मुगल बादशाह अकबर का वित्त मंत्री था। मुगल बादशाह अकबर का वित्त मंत्री था टोडरमल, और ये मुड़िया लिपि का आविष्कारक माना जाता है साथियों, ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम आगे बात करें तो देवनागरी लिपि। देवनागरी जो लिपि है, इस देवनागरी लिपि के बारे में क्वेश्चंस जो बनते हैं कि छठी सदी में, कब? छठी सदी में कुछ लक्षण इसके दृष्टिगोचर होते हैं। यानी देवनागरी लिपि है
इसका प्रारंभ कब होता है? इसका प्रारंभ है वो 6ठी सदी में होता है। कब होता है साथियों? 6ठी सदी में होता है। इसके बाद में 8वीं सदी में यह पूर्णतः विकसित होती है। क्या है? 8वीं सदी में ये पूर्णतः विकसित हो गई। और जो 10वीं सदी है, इस 10वीं सदी में क्या होता है साथियों? ये परिपक्वता ग्रहण कर लेती है। यानी 6ठी, 8वीं और 10वीं सदी ध्यान रखनी है देवनागरी के बारे में। 6ठी में प्रारंभ होती है, कुछ लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं, 8वीं में पूर्णतः विकसित होती है और 10वीं में परिपक्वता है, ये ग्रहण कर लेती है। भारत की सभी लिपियां हैं वो किससे विकसित होती हैं? भारत की सभी लिपियां हैं ये ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई हैं और देवनागरी भी इससे अछूती नहीं है। देवनागरी लिपि भी किससे हुई है? ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। देवनागरी लिपि किस तरह से विकसित हुई है इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। क्या देखते हैं? थोड़ा सा इसको देखते हैं। जैसे देखिए ब्राह्मी लिपि है, ये ब्राह्मी लिपि है, ये विकसित कब होती हैं? वैदिक काल में होती हैं। वैदिक काल में ब्राह्मी लिपि प्रारंभ होती है और ब्राह्मी लिपि से ही भारत में सभी की सभी जो लिपियां हैं वो विकसित होती हैं। गुप्त काल में ये ब्राह्मी लिपि है, ये 2 भागों में विभक्त हो जाती है। गुप्त काल में कितने भागों में? एक उत्तरी ब्राह्मी और दूसरी कौन सी है? दक्षिणी ब्राह्मी। अपने क्या है कि देवनागरी लिपि को देखना है तो देवनागरी लिपि आगे इसी क्रम से होती है। उत्तरी ब्राह्मी है, इससे गुप्त लिपि विकसित होती है। कौन सी होती है? गुप्त काल में गुप्त लिपि विकसित होती है और गुप्त लिपि से ही सिद्ध मातृका लिपि विकसित होती है। सिद्ध मातृका से कुटिल लिपि विकसित होती है और कुटिल लिपि से क्या है? 2 लिपियां बनती है। कितनी लिपियां बनती है? 2 लिपियां बनती हैं, एक नागरी लिपि और एक शारदा लिपि। नागरी लिपि है फिर आगे 2 भागों में विभक्त है। नागरी लिपि कितने भागों में विभक्त है? 2 भागों में विभक्त है नागरी लिपि, पूर्वी नागरी और पश्चिमी नागरी। और पश्चिमी देवनागरी जो लिपि है, नागरी लिपि पूर्वी देवनागरी और पश्चिमी देवनागरी। और देवनागरी क्योंकि संस्कृत भाषा इस समय मुख्यतः लिखी जाती थी और संस्कृत भाषा को क्या बोलते थे? देव भाषा। और ये देव भाषा नागरी लिपि में लिखी जाती थी, इसलिए इसको देवनागरी कहा गया है। तो देवनागरी वर्तमान में क्या है साथियों? ये हमारी राजकीय लिपि है। क्या है? संविधान में हमारी क्या घोषित की गई है? राजकीय लिपि। भारत की राजकीय लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। ये अपने को ध्यान रखना है। वर्तमान में ये देवनागरी लिपि है, ये इस तरह से विकसित होती है। देवनागरी लिपि है, ये इस तरह से विकसित होती है। बाकी साथियों देवनागरी लिपि है, इससे संबंधित आपको बहुत सी बातें सामान्यतः पता रहती है। देवनागरी लिपि के तथ्य अगर हम बात करें, तथ्य अब देखिए तथ्यों की बात करें तो एक एक करके, तो इसका गुजरात के नागर ब्राह्मणों के द्वारा सर्वाधिक उपयोग हुआ, इसलिए कहा जाता है कि ये नागरी। एक तो ये इसका गुजरात के नागर ब्राह्मणों के द्वारा सर्वाधिक प्रयोग। अब देखिए इसको अर्ध अक्षराकार लिपि भी कहते हैं, आधे अक्षर वाली लिपि कहते हैं। क्योंकि साथियों इसमें क्या किया जाता है कि प्रत्येक वर्ण होता है, प्रत्येक वर्ण में ए स्वर इसमें ही रहता है। प्रत्येक वर्ण में ए स्वर का पाया जाता है, ए स्वर का पाया जाना, ये ए स्वर पाया जाता है। इसलिए क्या है कि इसमें आधा अक्षर होता है, आधा तो क्या होता है? ए स्वर होता है और आधा अक्षर होता है। तो इसको अर्ध अक्षराकार लिपि भी देवनागरी लिपि को कहते हैं। देवनागरी लिपि है, ये मूलतः पहले संस्कृत को देवभाषा कहते थे, जैसे अपनी बात की है, और संस्कृत में इस लिपि का प्रयोग प्रारंभ हुआ था। इसलिए देवनागरी, क्योंकि देवों की भाषा संस्कृत को कहा गया है और नागरी लिपि से ही विकसित हुए हैं, इसलिए मिला के देवनागरी लिपि इसको कह दिया गया है। और इसकी ये उत्पत्ति रहती है, इसके कुछ दोष भी है। हालांकि देखिए इसके गुण में सबसे अच्छा गुण तो क्या है? इसको जैसा बोला जाता है वैसा ये लिखा जाता है। जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। देखिए ये दुनिया की सबसे वैज्ञानिक
लिपि है, क्योंकि इस लिपि में क्या किया जाता है साथियों, जैसा बोला जाता है वैसा का वैसा लिखा जाता है। दुनिया की और कोई भी भाषा ऐसी नहीं है जिसमें जैसा बोला जाए वैसा लिखा जाए। क्या है, जैसा बोला जाए वैसा लिखा जाए, ऐसा दुनिया की कोई भाषा नहीं है। जैसे अपने साइकोलॉजी बोलते हैं, अब साइकोलॉजी इंग्लिश में बोलते हैं, स्टार्ट कहां से होता है, पी से स्टार्ट होता है, यानी कुछ न कुछ कहीं ना कहीं साइलेंट रहता है। इसमें कोई भी चीज साइलेंट नहीं रहती। वैसा जैसे कर रहे हैं तो वैसा का वह आएगा, आई की मात्रा आएगी, स आएगा, आ की मात्रा आएगी, यानी जैसा बोलेंगे वैसा लिखेंगे। ये केवल और केवल दुनिया की एकमात्र भाषा में होता है, लिपि में होता है। कौन सी, देवनागरी लिपि में। तो ये अपने को ध्यान रखना है। हालांकि इसकी कुछ कमियां भी हैं। जैसे हम क्या करते हैं कि कमियों में थोड़ी कमियां हम कहते हैं कि ये इसको ख खरगोश बोलते हैं, और ये क्या लगता है हमको, ऐसे लगता है कि रह और वह दोनों ही लगते हैं। क्या लगते हैं, रह और वह का भ्रम होता है इसमें हमें। इसी तरह से हम ये अणह लिखते हैं, इस अणह को ऐसे भी लिखा जाता है। तो ये कौन सा अक्षर सही है कौन सा गलत है, ये इसको लेकर रहता है। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ उदाहरण हम ले सकते हैं। जैसे हम घय घर होता है और धय धनुष होता है, ये क्या है कि भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। तो कुछ अक्षर इसके क्या है कि भ्रम की स्थिति पैदा करने वाले भी रहते हैं। हालांकि ये नाम मात्र के क्या है कि अवगुण है इसमें, बाकी गुण बहुत से इसमें पाए जाते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये देवनागरी लिपि थी, मुड़िया लिपि थी, इन पे इतने से ही क्वेश्चन बनते हैं। इन पे आप गौर कीजिएगा और अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि थोड़े से क्वेश्चन है परंतु एक क्वेश्चन यहाँ से मिलने वाला है। कल अपने नए टॉपिक पर बात करेंगे। आज इतना ही साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।